हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आपके जितने भी मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज हो गए, जितना भी आप लोगों के कंसेप्ट्स हो गए, वो सब आपके इस वीडियो के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। तो आगे आने वाली 15-20 मिनट बस ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर आप ये ध्यान से सुनोगे तो आपका ऐसा कोई सा भी चैप्टर नहीं है जिसका कि आपका कोई भी कंसेप्ट छूटेगा या फिर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा कोई भी फॉर्मूला छूटेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम से पहले इसको कंप्लीटली पूरा ध्यान से सुन लो। 15-20 मिनट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ छोड़ दो, बस इसे सुनो, आपका पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अपने दोस्त के साथ में शेयर करना मत भूलना, और लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर से, अब देखो रियल नंबर से आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड द एचसीएफ फॉर एनी टू नंबर, जो कि ए एंड बी कोई भी एक इंटीजर हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक रिलेशन याद रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम उन दोनों नंबर का वो बराबर रहेगा उनके प्रोडक्ट के। तो ये इससे बेस्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर सभी को पता है कि जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं आएंगे। अब पी बाय क्यू फॉर्म में कौन सा नहीं आता? पाई नहीं आता। अब आप बोलेंगे कि भैया पाई तो हम 22/7 लिखते, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती। तो यहाँ पर पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, जिनको कि पी बाय क्यू में नहीं रिप्रेजेंट करा जाता। अब जिनको पी बाय क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर हो जाते हैं रेशनल नंबर। वहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? वो होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है जैसे कि 2 एक रैशनल नंबर है, 3/7 एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से करके पूरे पूरे रैशनल नंबर होते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो पी बाय क्यू है, ये रैशनल के केस में याद रखना कि जब रैशनल नंबर होगा जब ये वाला केस लगेगा कि अब पी बाय क्यू जो है इसके दो हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि वो एंड हो जाए, मतलब कि जो नंबर है जैसे कि यहाँ पर 0.25, मतलब यहाँ पर ये एंड हो गया, इसके बाद में नहीं चल रहा। और अगर वो नहीं एंड होता है जैसे कि नॉट कम्स टू एंड, तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म होना, क्या कि खत्म हो जाए। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा कि 0.33, तो आप कितना भी लिखते जाओ, आप 10,003 लिख दो, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। तो जो खत्म नहीं होता उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है 0.3 के ऊपर बार लगा के। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी। फिर इसके बाद में जो अगले वाले आते हैं वो आते हैं हमारे पास में पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब देखो पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती। देखो डिग्री क्या होती है, सिंपल सा वो होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स। अब जैसे कि पी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है जो कि एक्स की टर्म्स में होगा, जिसके अंदर की एक्स की हाईएस्ट पावर रहेगी वो रहेगी यहाँ पर इसकी डिग्री। अब जैसे कि लीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर देखो एक्स के ऊपर कितनी है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसी वजह से क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। और क्वाड्रेटी की अगर बात करें तो क्वाड्रेटी के अंदर डिग्री 2 होती है। याद रखना कि डिग्री हमेशा हाईएस्ट होगी, हमेशा हाईएस्ट होती है। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि 1/x + x² = 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी डिग्री आनी चाहिए x3, मतलब इसकी डिग्री आनी चाहिए 3। अब ये कैसे आए ये मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अभी भी मैंने लिखा कि 1/x प्लस ऑफ यहाँ पर x² और = मैंने क्या लिख दिया 1। अब इसके अंदर हमें निकालना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि सिंपल सा पूरे को सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे x आएगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे x³ हो जाएगा, = यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x³ - x + 1 = 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिग्री जो होगी वो होगी यहाँ पे 3। याद रखनी है ये बात आपको याद रखना जरूरी है। आपको सॉल्व करके देखना होगा। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा जिसके अंदर कि आप यहाँ पर इसके अंदर 3 की जगह पर आप 2 करके आओगे तो वहां पर वो गलती हो सकती है। इसीलिए वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। फिर क्यूबिक के अंदर इसकी डिग्री 3 हो जाती है, और ये सिंपल सा था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, देखो जीरो वो होता है कि एक ऐसी वैल्यू x की जिसके लिए कि जो p ऑफ x है वो हो जाए 0। मतलब एक तरीके से आप ऐसे कुछ इसके अंदर पुट करिए, जैसे कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर आप ऐसी कोई एक वैल्यू पुट करिए x की, जिससे कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो वो जो वैल्यू रहेगी x की, जैसे कि x अगर आप 1 डालेंगे तो यहाँ पर इस पर 0 रहे, तो मतलब x = 1 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया। एंड फिर इसके बाद में ये 0 भी कहते हैं, इसको रूट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद में आते हैं अब ग्राफ। अब देखो ग्राफ
से भी आप ये निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ रूट होंगे। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको यही याद रखना है कि वो कितनी बार x को टच कर रहा है। अब देखो इसको बात को समझने की कोशिश करना कि जितने भी टाइम वो टच करेगा उतने उसके रूट क्यों होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इसने इसको एक बार टच करा तो मतलब x की एक वैल्यू आ गई है जहां पर कि इसकी जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर p ऑफ x है। तो यहाँ पर ये p ऑफ x 0 कितने के लिए होगा, x इज इक्वल टू जितनी भी बार आएगा तो उसके लिए 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जितनी बार टच करता है उतने इसमें रूट होते हैं। जैसे कि अभी पहला एग्जांपल है तो इसके अंदर कितने रूट होंगे, तो इसके अंदर रूट जब आप देखेंगे तो पहला रूट तो ये हो गया और एक दूसरा रूट ये हो गया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कहो या फिर नंबर ऑफ रूट कहिए, वो आपके पास में आ जाएंगे यहाँ पर 2। फिर इसी तरीके से इस वाले के अंदर जब आप देखेंगे तो बस ये एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी x की, तो यहाँ पर जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। देन फिर इसके बाद में अभी हम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। अब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है तो उसके अंदर हम इसकी डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसमें जो काम की बात है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में वो तो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी बेसिक इक्वेशन होती है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, जब ये जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और ये यहाँ से लीनियर हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि इसके अंदर ए जीरो नहीं होता और ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स जो रहता है वो हमेशा पैराबोला रहता है। जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसका है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसीलिए यहाँ पर इसका जो नेचर है वो होता है पैराबोला। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, जो कि यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करता है कि किस तरीके के नेचर रहेगा रूट्स का, कि पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, इक्वल रहेंगे, जो भी रहेंगे वो डिसाइड करता है। अब आप लोगों को मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कि भैया एक क्वाड्रेटिक के अंदर एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर हो ही नहीं सकते। तीनों में से आप लोग आंसर बताइए कि कितने मैक्सिमम रूट हो सकते हैं। सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर से देना। देन फिर इसके बाद में अभी यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है इसके ऊपर बेस्ड केसेस बनेंगे 3। सबसे पहला केस तो ये होता है कि जब वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब कोई भी इंसान पॉजिटिव थिंक करता है तो वो मतलब एक तरीके से डिफरेंट थिंक करता है, इसीलिए आपको भी याद रखना अगर आप पॉजिटिव थिंक करोगे तो आप सभी से अलग थिंक करोगे। तो मतलब यहाँ पर ये होगा कि इसके पास में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स रहने वाले हैं, मतलब कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब जैसे कि ग्राफ है इसमें 2 जगह पर टच करा, आपने देखा कि यहाँ पर ये जब 2 जगह पर टच कर रहा है इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास में 2 वैल्यू हो जाएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट रहने वाले हैं। देन फिर इसके बाद में अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो केस रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक ही रूट होगा और बाकी के जैसे कि अल्फा और बीटा अगर 2 रूट हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक्स एक्सेस को टच करता है इसीलिए एक वैल्यू, इसीलिए क्या हो गया कि d इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। फिर लास्ट वाली कंडीशन है कि जब d नेगेटिव हो जाएगा, अगर कोई एक आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो तो आपके पास में सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर आप हर चीज़ में बोलते हो कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई भी नेगेटिव बात करता है तो इसलिए उसके कोई भी रूट नहीं होते, ना उससे कोई बात करना चाहता है, इसलिए इसके अंदर कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है ax क्यूब प्लस ऑफ यहाँ पर bx स्क्वायर और प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पर 3, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिमाइंड कर लो कि यहाँ पर 3 डिग्री हो गई। तो यहाँ पर जब इसकी 3 डिग्री है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास में नंबर ऑफ जो रूट्स रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर 3 रूट रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसके 3 रूट रहेंगे क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है एक जनरल इक्वेशन का। तो फर्स्ट रूट यहाँ पे है, सेकंड रूट यहाँ पर और थर्ड रूट यहाँ पर है, इसलिए इसके 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं, मैक्सिमम 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाने से पहले ये करो, जल्दी से लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और उसी के साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी ही और मजेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। अब सबसे फर्स्ट में आता है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसा है कि इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखने की आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना
करना होगा इनका कोफिशिएंट कि x का कोफिशिएंट a1 है, x का यहाँ पर दूसरे वाले के अंदर a2 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन है वो हमेशा रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा। और जो ऐसी लाइंस होती हैं, ये किसकी इक्वेशन नहीं, ये लाइन की इक्वेशन, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर x और y एक्सिस पर, तो ये जो है इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी दोनों, और अगर मान लो कि दोनों बराबर हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो केस है ये है पैरेलल लाइन का केस, और इसको ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहा जाएगा। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिनको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंफ्यूज मत होना। और फिर इसके बाद में लास्ट के अंदर आता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, जिसके कि मतलब काफ़ी सारे सॉल्यूशन। अब काफ़ी सारे सॉल्यूशन की कंडीशन ये हो सकती है कि आप सभी को बराबर कर दो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b2 जो है वो c1 c2 के बराबर हो जाए। तो इस तरीके की जो लाइंस होती है उनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि तीन केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ कि पहले ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर ये इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, फिर इसके बाद जब तीनों इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आपको अगर सॉल्व करना है, कि आपको इक्वेशन गिवन है कि आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका तो होता है कि आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स और वाई की, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो कि सॉल्व आपको करना है कि एग्जैक्टली पेपर पर आ रहा है कि आपको कहा जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, तो आपको किस तरीके से करना। देखो सब्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल सी बात ये होती है, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि पहली इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। और फिर सेकंड है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक ऐसा सिंपल वे के अंदर निकालना है कि आपको x की टर्म्स में निकाल लो। जैसे कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू को हमने क्या करा है कि y की टर्म्स में इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ y मिलेगा, और लास्ट के अंदर y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी 19/29, इसका करेक्ट आंसर हो गया। देन फिर इसके बाद में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए चाहे से आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर करो या फिर सेकंड इक्वेशन के अंदर करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू ये पुट करते हैं, तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बस सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि आपको x को y की टर्म्स में निकालना है। क्या करना है कि x को y की टर्म्स में निकालना है, फिर उसको उस इक्वेशन में पुट कर देना और फिर वहां से y की, फिर उसके बाद में x की वैल्यू निकाल लेनी है। देन फिर इसके बाद में जो अगला मेथड आता है वो आता है यहाँ पर बाय एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को एलिमिनेट कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप या तो एक बार x को कैंसिल कर देते हो पूरी टर्म में से, फिर एक बार y को कैंसिल कर देते हो। तो दो बार आपको ऐसे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके आपको ऐसा बनाना होगा कि उसके अंदर एक बार x की टर्म पूरी कैंसिल हो जाए। जैसे कि अभी इसके अंदर इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब आपको कैंसिल करना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भैया इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों के अंदर 3y है तो 3y दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। वही हमने किया यहाँ पर, जब हमने सॉल्व करा तो ये 3y से 3y कैंसिल हो गया और लास्ट के अंदर x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है, अब चाहे से आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने जब इसे सॉल्व करा तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया, और लास्ट के अंदर हम बोल सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो हो गया x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं, ये दो मेथड होते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लाइंस। अब देखो लाइन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, इसकी टर्म जो है वो थोड़ी अटपटी सी होंगी और उसी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट तो ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होती है एक्स एक्सिस। बस एक याद रखो, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, मतलब लेटी हुई जो एक्सिस रहेगी उसको आपको एक्स एक्सिस करना है, उसको एब्सिस कहा जाता है। और वाई एक्सिस वर्टिकल होती है और इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में इसके अंदर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, एक x1, x2 और क्यों दिया हुआ है x2, y2। तो आपको इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे वो आपको निकालना होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और यहाँ से p क्योंकि डिस्टेंस आएगी कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है।
देन फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि एक ए बी लाइन है, उसके बीच में एक पॉइंट रहेगा जो कि क्या करेगा कि उनको एक रेशियो में स्प्लिट कर देगा, जैसे कि 1:2 के अंदर कर दिया, 1:3 के अंदर कर दिया। तो इसके अंदर अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा पी का, तो किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि जो हमारे पी पॉइंट है इसको स्प्लिट कर रहे हैं m1:m2 के अंदर, ठीक है। तो अब इसको आपको कैसे लिखना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप याद रखना कि आपको m1 को x2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला जो रेशियो है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, m2 को x1 वालों के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए आपको करना होगा कि यहाँ पर m1 इंटू x2 प्लस माइनस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय में आ जाएगा m1 प्लस m2। और यहां पर ये जो होता है ये होता है इंटरनली, मतलब कि इंटरनल उसको रेशियो के अंदर स्प्लिट करा गया, और ये होता है कि एक्सटर्नली जब उसे स्प्लिट करा जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज कर देगा, और मोस्टली क्वेश्चंस इंटरनल ही आते हैं, तो आपको प्लस का साइन थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट जो होता है इसका हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस माइनस ऑफ m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ यहाँ पर m2, ठीक है। ये प्लस माइनस आपको याद रखना है। और अगर मान लो कि आपको ये कह दिया जाए कि ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो अब ये जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है। देखो अब मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, जैसे कि मान लो कि क्यों है, क्यों इसका एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर कुछ भी एक मिड पॉइंट है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1:1 के अंदर, तो क्या होगा। तो 1:1 के अंदर काफी ज्यादा सिंपल है, m1 की और जो m2 की इन सभी की वैल्यू हो गई 1। तो यहां से जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और नीचे 2 आ गया। तो वही करा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो यहाँ से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है कि अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। 3 पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट से आपको कहा गया कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो अब उसका एरिया निकालो। वो किस तरीके से निकालोगे वो निकालना आपको थोड़ा, ये वाला फॉर्मूला तो एग्जाम में याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1। जैसे कि अगर x1 आ गया तो आपको याद रखना है कि y2 माइनस y3 करना है, और अगर x2 आ गया तो आपको y2 माइनस y1 करना है, फिर x3 आ गया तो आपको y1 माइनस y2 करना है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर 1 आ रहा है तो आपको 1x में ही दिखेगा बस, और बाकी के y2 और y3 रहने वाले। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। और अगर मान लो कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये अकेला ही ट्राइंगल होता है और बोल दिया जाता है कि सेंट्रोइड निकालो, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया किसका, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ट्राइंगल है पी क्यू, तो उसके यहाँ पर आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो आप इसको प्रूव कीजिए कि कोलिनियर है। तो आपको क्या करना होगा कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय इज 0, मतलब कि उनके द्वारा जो एरिया होगा वो हो जाएगा 0। क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि एक पॉइंट यहाँ पर P है, एक Q है और ये R है। जब ये एक लाइन में होंगे जब ही तो ये कोलिनियर होंगे, जब ये कोलिनियर होंगे तो इनका एरिया तो 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ गए तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्राइंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल्स के अंदर बेसिकली एग्जामिनर 2 प्रॉपर्टी हैं, इन 2 प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं, अब सिमिलर करने के लिए 2-3 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो कि सारी साइड्स इक्वल हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड हो जाए, या फिर इस तरीके से जितनी भी हैं उनको आपको प्रूव करना है। देन फिर इसके बाद में जो एप्लीकेशन आती है वो ये आती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे कि अगर एंगल L है तो एंगल P ये दोनों की दोनों बराबर रहेंगे, फिर एंगल M और एंगल Q बराबर रहेंगे, फिर एंगल N और एंगल R बराबर रहेंगे। अगर वो सिमिलर हैं तो होगा, अगर सिमिलर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। और उसी के साथ में आप दूसरी चीज़ भी बोल सकते हैं कि उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल रहेंगी। प्रोपोर्शनल रहने का मतलब ये है कि LM/PQ, मतलब LM/PQ इज इक्वल टू MN/QR, और फिर लास्ट के अंदर आपको लिख देना है NL/PR। ये अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में यही लगाना है, आंख बंद करके इसमें ये लगा देना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो इस केस का सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर जैसे कि मान लो कि ये DE इज पैरेलल टू BC, अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये याद होना चाहिए कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये वाली कंडीशन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन 100% आने वाला है, 100%। चाहे से आप कुछ भी कर लो, आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बस ये देखो कि यार कौन सी लाइन पैरेलल है, फिर पैरेलल लगने के बाद में आपको ये रेशियो वाला लगा देना और उससे आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। 100% यही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और
और जब कभी भी आपको ये रेशियो दे दिया जाएगा तो फिर आपको वहां से ये लिख देना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये दोनों कंडीशन मस्ट हैं, जब जाकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये है तो ये होगी, और अगर सेकंड वाली गिवन है तो उसमें फर्स्ट वाली होगी, ठीक है। देन फिर इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है भैया सर्कल्स। अब देखो सर्कल्स के अंदर आपको टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको सेकंड से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर्कल से। अब मतलब सर्कल के अंदर टेंजेंट से क्वेश्चन आएंगे तो आपको टेंजेंट पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट एक बार टच करती है और इससे ज्यादा टच नहीं कर सकती, और इसी के साथ में आपको अब इससे रिलेटेड कुछ बातें याद रखनी टेंजेंट से। सबसे पहली बात तो ये है कि नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्कल। अगर एक कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, जैसे कि अगर ये मैं पॉइंट P बोल दूं और ये सर्कल के अंदर है, तो इसके ऊपर से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जाएगी, इससे सेकंड ड्रॉ की जाएगी। तो ये बात क्लियर रखना है कि पॉइंट हमेशा आउटसाइड द सर्कल या फिर सर्कल के ऊपर होने वाला। फिर सेकंड ये है कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, जैसे कि P पॉइंट है, तो इसके ऊपर मात्र एक यही टेंजेंट होगी, इसके अलावा और कोई भी टेंजेंट नहीं होने वाली। ये याद रखना है आपको, ये दोनों पॉइंट याद रखने, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसके बाद में जो थर्ड वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये अगले वाला पॉइंट है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछता है टीचर, और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछता। अब जैसे कि यहां पर बोला गया कि देयर आर ओनली टू टेंजेंट्स दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। अगर कोई भी एक पॉइंट P है तो उससे सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो हमेशा दो ही हो सकती हैं, इससे ज्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ये तो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। फिर इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है, कि इफ द टेंजेंट टू अ पॉइंट और टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको तो इतना सा बात याद रखना है कि अगर ये टेंजेंट है XY, तो यहां पर ये जो OP है ये इसके साथ में परपेंडिकुलर रहेगा, और फिर इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना रहता है। इसके अंदर पाइथागोरस लगानी होती है, फिर उसके अंदर आपको इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको PQ की वैल्यू दे दी जाएगी, OP की पूछ ली जाएगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर है ना। फिर ये जो सेकंड वाली थ्योरम है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। अगर एग्जाम के अंदर पिछले 5 सालों में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर रहेगी। और यहां पर आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको बस याद रखना है कि RP इज इक्वल टू RQ, क्योंकि R एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई, तो वो हमेशा इक्वल ही रहने वाली है। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का फेवरेट, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब आपका जैसे मैंने बोला ना फेवरेट, आपके दिमाग में आया भैया क्या बोल दिया आपने। देखो फेवरेट हो जाएगी, ये याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो आपको यहां पर दिया हुआ है PBPHHH, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, तो इसकी एक ट्रिक है, वो ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे कि यहां पर पंडित का P आ रहा है, तो मैंने क्या करा है कि यहां पर P लिख दिया, फिर उसके बाद में बद्री का B आ रहा है तो यहां पर B आ गया, फिर उसके बाद में प्रसाद का P आ रहा है तो यहां पर P आ गया, फिर इसके बाद में हर के H आ गया, और फिर हर का H आ गया, और ये B आ गया। तो ये मैंने लिख दिया, ये आपको याद रखना है ये सेंटेंस। फिर उसके बाद में आपको क्या रखना है कि सबसे पहले आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए आपको क्या करना होगा, P/H को याद रखो। फिर कॉस थीटा के लिए आपको याद रखना है B/H, और टेन थीटा के लिए आपको याद रखना है P/B, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में अभी इसके जो रिवर्स है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे कि कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो आप उसको बोल सकते हो H/P। फिर सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा, तो यहां से आप बोल सकते हो H/B। और कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा, तो उसको आप बोल सकते हो B/B, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। फिर इसके बाद में इसकी जो अगली वाली टेबल है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, तो इसके अंदर आपको तो मैं बस सजेस्ट करूंगा कि साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू याद रख लो। मैं तो इनफैक्ट बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की याद रखो। जैसे कि साइन 0 की 0 होती है तो यहाँ पर कॉस थीटा की 90 की 0 होती है। फिर इसके बाद में इसकी साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, तो कॉस 60 की 1/2 होती है। तो एक याद कर लो, फिर इसकी रिवर्स में कॉस क्या आ जाएगी, फिर इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा की ला सकते हो, जैसे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर देना, उससे आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर याद नहीं है तो। अदरवाइज इसको याद भी कर सकते हो, काफी ज्यादा आसान है। और उसी के साथ में अब एक थ्योरम आती है, वो आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा काम में आएगी। वो ये है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसे कि कह दिया जाएगा कि सुनो भैया साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई तुम्हें 3/5, और तुम्हें अब निकालनी है टेन थीटा की, तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना होगा, इसको बोलना है कि भैया ये होता है P/H। फिर उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू
पता है 3 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू नहीं पता तो उसको x का स्क्वायर बोल दे, तो फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई वो आ गई 4। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम अगले की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ये 3 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जाम के अंदर आपको बोल दिया जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो आपको ये वाली आइडेंटिटी काम में लेनी है। फिर उसके बाद में इसकी जो अगले वाली आइडेंटिटी है वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसके लिए क्या कराएगी कि जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी इसको डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर थीटा से। ठीक है, जब cos स्क्वायर थीटा से करा तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर बन गया cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगले वाली के अंदर क्या करा है, इसके अंदर 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा से फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, तो यहां से ये वाली इक्वेशन बन गई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। देखो इन तीनों आइडेंटिटी में से किसी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम अगले की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी का मात्र एक फॉर्मूला है, इसी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब क्या हुआ भैया इसका, जैसे कि मान लो कि एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन है, कॉइन को जब आप टॉस करते हो, टॉस करने के बाद में क्या हो सकता है, टॉस करने के बाद में 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि एक तो हेड आ जाएगा और दूसरा टेल आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अब इसके बाद में आपको निकालना है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपके फेवर में कौन सा हो गया। आपको तो क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो चाहिए कि भैया मेरा तो टेल ही आए, तो आपके फेवर में 1 हो गया। लेकिन टोटल कितने हो गए, वो हो गए 2, तो आपको करना है कि 1/2, क्योंकि आपके फेवर में 1 था और टोटल 2 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5। ठीक है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से कम या फिर 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। अगर ऐसा आ रहा है तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इन एग्जाम, कि आप मैथ्स के एग्जाम में पास होंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि ये जो 8 है ये है टोटल चैप्टर्स, कि आपके एग्जाम के अंदर इतने चैप्टर आ रहे हैं और ऊपर आएंगे कि आपको कितने चैप्टर आते हैं, उतनी आपकी परसेंटेज तैयारी और उतनी ही चांसेस आपके पास होने के। तो ये आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। और लास्ट के अंदर अगर बात करी जाए कि कोई भी इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।